नमस्कार। मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम नवादा ज़िले के वारिसलीगंज में हैं और वारिसलीगंज की चर्चा देश में लोग जातीय हिंसा को लेकर के ज़्यादा होती है और जानते हैं। लेकिन वारिसलीगंज का एक गौरवशाली अतीत रहा है, पहले भी रहा है और ऐसा जो वारिसलीगंज का जो इतिहास है, जो शिक्षा के लिहाज से नालंदा से प्राचीन यूनिवर्सिटी का यहाँ पे अवशेष रहा है और यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सपूत निकलते रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम वारिसलीगंज के एक ऐसे बच्चे से मुलाकात कराने वाले हैं जिन्होंने न केवल वारिसलीगंज बल्कि बिहार का नाम रोशन किया है। और नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है इस बार नीट 2026 और उसमें ऑल इंडिया रैंक चौथा आया है। 720 नंबर की परीक्षा में 710 नंबर आया है। इनका नाम है आयुष भलोटिया और हम इनसे पूरा परिचय के साथ पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तैयारी कैसे करते थे, कैसे इनको सफलता मिली और आगे की इनकी रणनीति क्या रहेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप अपना पहले पूरा परिचय बता दीजिए, अपना नाम और परिवार के साथ। मेरा नाम आयुष भालोटिया है। मेरे घर में मेरे पापा, मम्मी, चाचा, चाची, दादा और मेरा भैया और मेरे चाचा चाची के 2 बच्चे रहते हैं। मेरे पापा का नाम सुनील कुमार भालोटिया और मम्मी का नाम किरण देवी भालोटिया है और मतलब कि मेरी नीट में ऑल इंडिया रैंक 4th आई है। कितना नंबर है? 710। 720 में 710 नंबर 710 है। तो ये कैमा अटेम्प्ट है आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहली बार फर्स्ट दिया। अटेम्प्ट में। तो और बाकी आपकी बेसिक पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, कहाँ हुई? मतलब 10th तक तो मैं मतलब स्कूल में पढ़ाई करता था, तो उसके बाद 11th 12th में बाहर। स्कूल में कहाँ, मतलब वारिसलीगंज में? हाँ, वारिसलीगंज में। अच्छा, और एक ही स्कूल से पढ़ाई की है? नहीं, मतलब 4th तक एक स्कूल में था, कौन सा स्कूल? विवेकानंद पब्लिक स्कूल। अच्छा, और उसके बाद? फिर जैसे मेरी एज कम थी तो मैं 4th और 5th मतलब मुझे 4 क्लास दोबारा पढ़ना पड़ा था, दूसरा स्कूल शिफ्ट किया था तो वहाँ झारखंड में। अच्छा, और वहाँ 4 और 5 पढ़ा था, फिर वापस यहाँ आ गया था 6 से 10 के लिए। फिर विवेकानंद में ही पढ़े? हाँ, फिर विवेकानंद में ही पढ़ा। अच्छा, तो 10वीं में कैसा रहा था रैंक आपका? 10th तो अच्छा गया था, उसमें 96.2% थे। अच्छा अच्छा, और फिर 11? 11th का तो कोई बोर्ड्स वगैरह नहीं होता अरे, है। 12वीं का? हाँ, 12वीं में 93.8%। ये भी आपका यहीं से, विवेकानंद से हाँ। ही? तो उसके बाद जैसे जो तैयारी का जो डॉक्टर बनने वाला जो परीक्षा है, तो ये डॉक्टर बनने वाला ख्याल कहाँ से था? पहले से तैयारी चल रही थी या फिर इंटर मैट्रिक करने के बाद? नहीं, मतलब 9th-10th में ये आइडिया था कि साइंस लूँगा, मतलब या तो मैथ या तो बायो, लेकिन 10th के लास्ट में बायो ज़्यादा पसंद थी तो बायो को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, कोई सुझाव देने वाले लोग थे या कैसे? या नहीं, फिर नहीं। पढ़ने में तेज थे इसलिए लगा कि नहीं, हमको इस दिशा में बढ़ना चाहिए? नहीं, कोई किसी ने मतलब सजेस्ट तो नहीं किया, बस खुद के मन से लिया था खुद के बायोलॉजी। मन से बायोलॉजी लिए थे, है ना? हुँ। तो उसके बाद 10वीं से तैयारी शुरू कर दिए थे? नहीं, 10वीं तक तो बोर्ड्स का ही पढ़ा था, ठीक है। लेकिन मतलब मेरा बोर्ड्स का सिलेबस जो है मतलब मैथ साइंस का काफ़ी जल्दी हो गया था। अच्छा तो उसको रिवाइज़ करने में मतलब बहुत सारा नया-नया चीज़ ज़्यादा सीखा था मैंने। अच्छा फिर जब बोर्ड ख़त्म हो गया था मार्च में तो मतलब एक चैप्टर पढ़ा था बस 11th-12th का बेसिक मैथ्स, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद क्लासेस जब शुरू हुई तब पढ़ता था बस, जो अच्छा। क्लास में पढ़ाते थे वो सब। और फिर जैसे जो, तो ये यहाँ जो तैयारी जो की है, नीट की तैयारी की है, क्या वारिसलीगंज में रह के की है? नहीं, नहीं, बाहर गया था। तो फिर 10वीं के बाद गए होंगे बाहर ना? हाँ, तो 12वीं तो मैंने वहीं रह के नीट वहीं से तैयारी किए होंगे? हाँ, 12वीं का परीक्षा भी दी और उसके बाद नीट का भी तैयारी, हाँ। है ना? तो जो तैयारी आपकी चल रही थी तो उसमें कितने घंटे पढ़ते थे मोटा मोटी? खुद से तो कोशिश करता था 5 से 7 घंटे पढ़ने की, कभी-कभार ज़्यादा कम भी हो जाता था। अच्छा, 5 से 7 घंटा लेकिन रूटीन में पढ़ते थे? कोशिश कर एवरेज मतलब हाँ, मैंने सबको। मोटा मोटी हाँ, जो, और वहाँ पे इंस्टीट्यूट में कितना घंटा पढ़ना होता है? क्लास 6 घंटे की रहती थी। 6 घंटे की? शाम की क्लास थी। अच्छा, कितना मैंने, एक क्लास के कितने देर की होती होगी? 6 घंटे। एक क्लास? अच्छा, वो तो मतलब याद नहीं, 1 घंटा 15 मिनट, अच्छा, फिर मैंने 5-10 मिनट का चार ब्रेक। चार क्लास चलती 4 थी, क्लास। 4 क्लास। तो उसके बाद जो समय बचता था उसके बाद आप पढ़ते होंगे, है ना? घर आके तो हाँ। ये सुबह में आप घर में पढ़ते हो, क्योंकि शाम का क्लास आपका था तो कि रात में पढ़ते थे? 8 बजे आता था, हाँ।
तो फिर 8 बजे आके पहले तो खाना खाता था। खाना खाने में आधा 1 घंटा लगता था दोस्तों से बात वगैरह करने के हाँ चक्कर में। हाँ। फिर आता था रूम में, तो फिर रूम में थोड़ी देर पढ़ता था, डेढ़ 2 ढाई घंटे। अच्छा। फिर थोड़ी देर फ़ोन चला के सो जाता था, फिर अगले दिन उठता था, फिर थोड़ी देर पढ़ता था, फिर तो क्लास का टाइम हो तो जाता रात था। में कितना बजे सोते होंगे? रात में एवरेज 12-1 बजे सो जाता 12 था। 1 बजे, और सुबह में कितना बजे उठ जाते थे? 8-9 बजे। 8 9 बजे। तो यानी कि नींद भी आप पूरी कर लेते थे हाँ, सबसे 8 ज़्यादा घंटे। ज़रूरी तो स्लीप साइकिल ही है। हाँ, और दिन में भी नींद पूरा करते थे? नहीं, दिन में नींद नहीं आती अच्छा, थी। दिन में नींद में, रात में जो नींद है रात में पूरा कर लेते थे क्लास हाँ, करने के बाद, जो कुछ जो पार्ट बचा, जो होमवर्क कह सकते हैं, वो रात में करते थे या कुछ दिन में तैयारी करते थे? हाँ, होमवर्क तो तुरंत हो जाता था, फिर ज़्यादा तक खुद से पढ़ता था। अच्छा, तो क्या मैंने आप रणनीति बनाया जो इतना बढ़िया रैंक आया? क्योंकि पढ़ते तो सब लोग हैं, कोटा तो सब लोग जाते हैं, और उसमें ज़्यादातर लोग निराश भी हो जाते हैं, तो होता है तो वैस सिलेक्टेड लोगों का। ऐसा कोई प्लान तो नहीं बनाया जाता है, लेकिन पढ़ते सब है, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग पढ़ाई का मतलब याद करना समझते हैं कि जो पढ़ रहा हूँ बस उसको रट्टा लगा लूँ, तो उसको बस पढ़ाई मतलब 14 घंटे किताब बस रीड करना। लेकिन मतलब मेरा ऐसा था कि मतलब मैं एक बार पढ़ता था तो वो इतने अच्छे से समझ आ जाता था कि मैं एग्ज़ाम में जाके कुछ भूल भी जाता था तो मैं सब कुछ खुद से फिर सोच लेता था, अच्छा, शुरू से बिल्कुल। माने एक तरह से उसके कंसेप्ट को आप समझते थे, हाँ, मतलब बहुत है बेसिक्स ना? है। आपका मतलब ये नहीं था कि रट्टा मार के काम निकाल लें तो वो काम चल हाँ, जाएगा। मतलब बायोलॉजी भी शायद ही मैंने कुछ चीज़ें जो याद करने लायक है बस वही याद की थी। बाकी सब मतलब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ किसी भी चीज़ के पीछे क्या रीज़न है, क्यों ऐसा ही बनाया है हमें ऐसा कुछ। अच्छा, और बायोलॉजी के अलावा और कौन-कौन सा सब्जेक्ट होगा? फिज़िक्स, केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री का कैसा था आपका? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री था। मतलब अच्छा। केमिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिज़िकल, फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उससे सबसे वीक इनऑर्गेनिक थी, लेकिन वो भी अच्छी ही थी। और फिज़िक्स में मैं ये सबसे ज़्यादा तो मैं फिज़िक्स ही पढ़ता था। मतलब जैसे 5 से 7 घंटे पढ़ा तो उसमें अगर 7 घंटे पढ़ रहा हूँ तो उसमें 4 घंटे हो सकता है फिज़िक्स ही पढ़ा। क्योंकि मतलब मज़ा आता था फिज़िक्स अच्छा, पढ़ने में, मज़ा तो आता था। वो तो इन्हेरेंट हाँ। मतलब था कि मतलब उस पहले कुछ करना नहीं पड़ा, मतलब मुझे आता ही था ऐसा कैसे। अच्छा, और ये केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी ऑर्गेनिक में, क्योंकि जब शुरू-शुरू में ऑर्गेनिक हमारा शुरू हुआ था तो मतलब मैं उसको बिल्कुल हेट करता था ऑर्गेनिक को, कुछ समझ नहीं आता था मुझे। अच्छा, बिल्कुल मैं मतलब टेस्ट देने जाता था तो रट्टा मार के जाता था अच्छा, कि ये क्वेश्चन आएगा, ये आंसर मारना है, ये आएगा, ये मारना है। लेकिन फिर 12th में आके थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ा था, तो मतलब ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी तो काफ़ी अच्छी बुक जो है हमारी अच्छा। सिलेबस वाली, वो काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। तो मतलब उससे इतना अच्छा समझ आया था कि फिर बिल्कुल ऑर्गेनिक फ़ेवरेट हो गया था मेरा केमिस्ट्री में। और बायोलॉजी? बायोलॉजी तो क्लास में याद हो जाता था और घर आके बस बहुत क्वेश्चन बनाता था बायोलॉजी में, क्योंकि ऐसा होता है बुक पढ़ता था और क्वेश्चन बनाता था, क्योंकि ज़्यादा मतलब बायोलॉजी में बुक पढ़ने से एक बार को तो याद हो जाएगा, बट फिर धीरे-धीरे उसको बार-बार रिवाइज़ करना पड़ता था। लेकिन क्वेश्चन करने से ऐसा फ़ायदा होता था कि रिवाइज़ नहीं करना पड़ता था, कि प्रैक्टिस होती रहती थी तो वो मसल मेमोरी में बिल्ड हो गया था फिर। अच्छा, तो जैसे नीट में तो चूँकि हमको लगता है कि 2 पेपर बायोलॉजी होगा ना? 2 पेपर, ज़ूलॉजी, बॉटनी है मतलब ना? 2 प्लांट का पेपर, और एनिमल का एग्ज़ाम। और बाकी 2 एक-एक पेपर होगा फिज़िक्स और फिज़िक्स, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। हाँ, तो बायोलॉजी में तो लोग जैसे जो डॉक्टर या नीट का जो एग्ज़ाम को लेकर के जो तैयारी करते हैं, तो ज़्यादा तो बायोलॉजी ही लोग प्रेफ़र करते हैं कि जिनका बायोलॉजी बढ़िया है, वो हुँ। लोग अपने इस पेशे हाँ, में जाते हैं। हाँ। तो आपका तो फिज़िक्स बढ़िया था। मतलब मेरा फ़िज़िक्स अच्छा है, लेकिन मतलब अब उसको एक्सप्लेन कैसा करें, हाँ, जैसे हाँ, मेरा फ़िज़िक्स फ़ेवरेट है मतलब, फ़ेवरेट है ना? हाँ, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मतलब बायोलॉजी वीक नहीं है, मतलब बायोलॉजी में फ़िज़िक्स के कंपेयर में कम हाँ, इंटरेस्ट है, हाँ। अच्छा, और मैथ से ज़्यादा इंटरेस्ट बायोलॉजी में थी, तो जेईई वाला एग्ज़ाम नहीं दिया मैंने। अच्छा, मैथ से ज़्यादा आपका हाँ, बायोलॉजी में इसलिए था। बायोलॉजी अच्छा, ली थी। ये मार्क्स के हिसाब से अगर देखें, जैसे 720 में 710 आया, तो हुँ। 10 नंबर कहाँ चूक हो गई? एक तो मतलब बबल भरने में गलत हो गया था, वरना वो सही था मेरा। अच्छा, और एक मतलब वहाँ जाके पहली बार ही सुना था नाम क्वेश्चन में। मतलब वो याद करने का था कि अगर किसी को आता है वो तभी बता सकता है, वरना कोई उसको उस इंस्टेंट पे बता ही नहीं सकता, अगर पहली बार सुना है तो। अच्छा। कौन-सा विषय का था वो? फिज़िक्स, दोनों फिज़िक्स। अच्छा, तो फिज़िक्स आपका फ़ेवरेट विषय का 2 गो मार्क खा गया। हाँ, लेकिन मेरे टेस्ट वो में कै फिज़िक्स नंबर में ही का हो सबसे गया? ज़्यादा आते थे। वो कै नंबर का था वो दोनों? 5-5 नंबर कटा अच्छा, वो दोनों 2 में। मार्क खा गया। साढ़े 5 नंबर अगर हाँ, गलत होता है तो कटता है। तो ये भी अफ़सोस लगता होगा कि चूँकि 720 में 710 आया, तो थोड़ा और ऊपर आता तो नहीं, और। मतलब ये तो होता रहता है, मतलब कभी कम आए, कभी ज़्यादा आए, हाँ। इससे ज़्यादा मतलब उतना फ़र्क नहीं पड़ता।
इतना एक्सपेक्ट किए थे तैयारी के हिसाब से आपका जो परीक्षा गया होगा, तो आदमी को एक कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया? रैंक तो एक्सपेक्ट नहीं करता था, लेकिन ये पता था कि कुछ भी आएगा तो अच्छा ही जाएगा एग्ज़ाम। अच्छा, और जब पेपर दे रहा था तो पता था 700 से ज़्यादा नंबर आएँगे। 2 घंटे में ख़त्म हो गया था पेपर, फिर ओएमआर वगैरह भरना बाकी था, तो पेपर करके पता चल गया था कि 700 से ज़्यादा मार्क्स आएँगे। तो सब्जेक्टिव ज़्यादा था रहता है कि सिर्फ़ ऑब्जेक्ट? टिक ऑब्जेक्टिव रहता सब है, ऑब्जेक्टिव सिंगल रहता है। चॉइस। अच्छा। अच्छा, कोई किताब अगर मान लें कि कहा जाए कि कौन-सा किताब पढ़ के आप इसको आगे बढ़े, ये किताब कितना मैटर करता है? या आपके रिज़ल्ट में एक कितना तो मैटर किया? कि बुक्स रीड करना पड़ता था, जैसे जो सिलेबस के लिए प्रिस्क्राइब्ड बुक है। हाँ, बाकी क्वेश्चन के लिए तो हमें मटेरियल मिलता था, वो बनाता था, और तो कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं करता था, क्योंकि मतलब जो जो एक्स्ट्रा बुक्स होते हैं उसमें थोड़ा रिपिटिटिव क्वेश्चन ज़्यादा होता है, तो उसको अच्छा। बना के तो खाली समय टाइम बर्बाद, वेस्ट हो हाँ, रहा है, समय कुछ बर्बाद। सीखने को नहीं मिलता उसमें। तो जैसे एनसीईआरटी की कितनी भूमिका रहती है? एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बायोलॉजी में 360 लाने के लिए 100%। एनसीईआरटी हाँ, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो 360 आ ही नहीं सकते बिल्कुल कभी। और और जो एनसीईआरटी पढ़ लिया उसको 360 तक पहुँच जाएगा, 360 350 तो 360 आ जाएँगे आ बायो में जाएगा। एनसीईआरटी अच्छा, पर। कभी-कभार नीट में ऐसा होता है कि बाहर से आ जाता है, बट वो फिर बाहर से आता है तो वो किसी से ही नहीं बनता है हुँ, जनरली। तो एक तो एनसीईआरटी में बायो की 100%, एनसीईआरटी बायो में 100%, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में ज़्यादा मैं कहूँगा एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक तो मतलब मेरे लिए ऑर्गेनिक मतलब एनसीईआरटी फ़ायदा करी थी, बट बाद में मुझे एनसीईआरटी पढ़ना नहीं पड़ा था, मेरा ऑर्गेनिक इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था। फिज़िकल में भी एनसीईआरटी पढ़ा था एक चैप्टर की बस, और उसके बाद फिज़िकल भी इतनी अच्छी हो गई थी कि एनसीईआरटी पढ़ना नहीं पड़ता था। अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी आएगा एनसीईआरटी से तो बना दूँगा। फिर फिज़िक्स में मैंने 2 चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ी थी बस, मॉडर्न फिज़िक्स वाला पार्ट जो थोड़ा और थ्योरेटिकल बाकी? बाकी सब आता था मुझे। अच्छा, मतलब बाकी का कौन-सा माने किताब? बाकी जो पढ़ाते थे बस उससे अच्छा, उससे ही कॉन्फिडेंस आ काम जाता चल था। जाता। हाँ। तो मैंने मूल रूप से किताब में एनसीईआरटी ही है जो हाँ, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस उसी बुक से है, तो वो उसी बुक सबसे से, ज़्यादा है ना? इम्पोर्टेंट है। इसमें कोचिंग का रोल कितना माने अहम रहता है? जैसे एनसीईआरटी तो सब लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी है। हाँ, जैसे पढ़ाया तो कोचिंग में जाता है, तो हुँ, अगर 100% में देखें तो उसमें 40 टू 50% तो जो पढ़ रहा है उसी का होता है। हाँ, फिर 30% कोचिंग का भी होता है, और हाँ। बाकी 20% जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं उनका होता है। कोचिंग का हमको लगता है रोल है कि उसको थोड़ा-सा जो कंसेप्ट है उसको और थोड़ा हाँ, क्लियर उनको करता मतलब हो। एक्सपीरियंस होता है, तो वो हाँ, समझाने में, एक्सप्रेस करने में उन सबको मतलब थोड़ा टैलेंटेड होते हैं टीचर्स। अच्छा। हाँ, चूँकि जो चीज़ अपने से समझ में नहीं आ रहा हो, उसको टीचर अपने तरीके से उसको दिमाग में डालने का कोशिश हाँ, करता मतलब खुद से तो कुछ भी नहीं समझ आ सकता। खुद हुँ, से अगर किसी को कुछ समझ आ रहा है तो मतलब वो तो खुद प्रोडिजी है, उसको हाँ, किसी से फिर वो हाँ, बच्चे तो मतलब अभी नीट दे भी नहीं रहे होंगे, वो हाँ, शायद हाँ। साइंटिस्ट वगैरह होंगे नासा में, जिसको खुद से सब समझ आ जाता है। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए टीचर का रोल बड़ा अहम होता हाँ, है। हमारे जैसे के लिए तो टीचर इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, तो जैसे अगर उसमें गुरु का कोई बात करें, तो बेसिक गुरु कोई हैं जो कि इस दिशा में आपको समझ विकसित करने में मदद किए? हर सब्जेक्ट के अलग-अलग टीचर थे। हाँ, अच्छा। हाँ, जैसे बायो में? जैसे बायो में केबी कार्तिक गौरव सर थे। अच्छा, वो अच्छा। हाँ, होता है, हर टीचर के लिए अलग-अलग अपना उनका होता है कि जो पढ़ाते हाँ। हैं उनका बात ज़्यादा समझ में आता है। जैसे वो जो थे जिनका भी मैंने नाम हाँ, बताया, केबी कार्तिक गौरव सर, वो मतलब बायो को इतना अच्छे से समझाते थे कि मतलब क्लास में याद हो जाता था। अच्छा, घर आके एक बार मतलब नोट्स देखना भी नहीं पड़ता था, इतना अच्छा। अच्छा से समझाते थे। और फिज़िक्स में आपके फ़ेवरेट में? फिजिक्स में तो मतलब सारे टीचर अच्छे थे, कोई अच्छा, वैसा फेवरेट नहीं और है। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में पीपी सर थे एक हमारे क्लास, पीयूष पटेल सर, अच्छा, और एक आदित्य कुमार तिवारी सर थे, वो दोनों सबसे ज़्यादा अच्छे लगते थे। अच्छा। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ाते थे वो दोनों। अच्छा, वहाँ पे जो क्लास में गए होंगे पहली दफ़ा कोटा, तो कोटा एक लगता है बहुत बड़ा भीड़ जैसा, नहीं? आप भी गए होंगे चूँकि वारिसलीगंज में रहने वाले थे, अचानक कोटा चले गए। तो वहाँ पे नहीं लगा कि बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धा है? चूँकि वहाँ पे जाते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट होके लोग लौट जाते हैं। तो हम इसलिए ये सवाल कर रहे हैं कि वहाँ पे आपका क्या परसेप्शन बना जब शुरुआत में जब गए तो? आप हम्म, उसको कैसे टैकल किए चीज़ों को? मुझे कभी कुछ बुरा नहीं लगा कोटा में, तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब काफ़ी शानदार जगह है। अगर आप मतलब किसी से कंपेयर करके खुद को मतलब इन्फीरियर बनाते हो, या किसी से कंपेयर करके खुद को सुपीरियर, तो फिर हो सकता है वो आपको मतलब थोड़ा माइंड में वो हिट करे कि हाँ, मैं इससे कमज़ोर हूँ, इससे मतलब मैं उतना कम। हमारे दोस्तों में तो लाइक मार्क्स की बात भी नहीं होती थी कि उसके कितने नंबर आते हैं, उसके कितने। अच्छा, हाँ, बस दोस्त थे तो बढ़िया दोस्त थे। ये अच्छा बात है। हाँ, मेरे हिसाब से। ओह! तो
कोर्स को लेकर के वैसा कोई आपस में कोई अथी नहीं, जैसे होता अच्छी एक चीज़, और जैसे आपका कोचिंग चल रहा है और उसमें मान लीजिए शुरुआत में समझ में नहीं आया, तो वहाँ पे फेल्योर कैसे होता है लोग? सीधा सा बात है कि जैसे आप गए या और कोई जाते हैं, तो जो आदमी वो भी पैसा उतना ही खर्चा करता है, वो भी उतना ही समय देता है, हो सकता है और ज़्यादा ही समय देता हो, लेकिन फेल्योर कैसे करता है? क्या रीज़न रहता है मोटा मोटी? मतलब जो उनका जो सिलेक्शन नहीं हुआ हाँ वो हाँ क्यों हाँ नहीं हाँ। हुआ? सबसे मेन रीज़न तो वही कि रट्टा मारना सिर्फ पढ़ाई में। दूसरा कि चीज़ों को टालना, जैसे क्या होता है कि जब शुरू में सिलेबस शुरू होगा तो ऐसा लगता है कि अभी तो क्या ही पढ़ा रहे हैं, इतना आसान है, इतना आसान है। बट वो सब बाद में मिल-जुल के इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं आगे के अब चैप्टर्स बहुत को। बड़ा हो जाता है, वो हाँ, छोटी-छोटी बातें जैसे करके बड़ा हो जाता है। हाँ, जैसे शुरुआत के चैप्टर होते हैं ना, वो हाँ, बहुत आसान लगेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है कि वही सारे चैप्टर एक अकेले चैप्टर में यूज़ आते हैं, हाँ। तो उस टाइम पे फिर हालत ख़राब होना शुरू होती है। तो मतलब जो शुरुआत के चैप्टर कोई ढंग से नहीं करेगा, उसका बाद का चैप्टर तो बिल्कुल नहीं और अच्छा वही फिर होगा। बाद में फ्रस्ट्रेट हाँ, हो और जाते फिर वो हैं। बैकलॉग बन जाता है, और जैसे-जैसे वो छूटता जाता है, तो बाद में सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है, दिमाग ख़राब होने लगता है और टेस्ट में नंबर कम आने लगते हैं, उसकी वजह से मतलब थोड़ा डिमोटिवेशन लगता तो आपका क्या रणनीति थी है। शुरू से? मैं तो सब कंप्लीट करते हुए शुरू चलता से था। ही? हाँ, मेरा कभी बैकलॉग नहीं बना। शुरू में आपका भी तो लगता होगा कुछ चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आ रही? नहीं, मेरे साथ एक प्लस पॉइंट हुआ था कि जैसे मैंने बताया ना कि 10th के लास्ट में मैं एक चैप्टर पढ़ के गया था। हुँ। तो वो चैप्टर लगभग कह लो कि हमारा 20-30 दिन चलता था, क्योंकि वो थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो शुरुआत का बेसिक बनाने के लिए, तो वो मेरा कंप्लीट था। हुँ। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता वो चैप्टर, अच्छा। जब तक 2-3 बार 4 बार नहीं समझेंगे जब तक। तो अब मुझे तो वो आता था, तो मेरा वो 1 महीना बिल्कुल स्मूथ निकला अच्छा, था। स्मूथ चला। तो मेरा पहला टेस्ट में फुल मार्क्स आया था, तो अच्छा, मतलब उससे कॉन्फिडेंस भी आता है। अच्छा, अच्छा। और टेस्ट चूँकि अच्छा गया होगा तो फिर आपका ठीक-ठाक लगने लगा उसके होगा। बाद तो हाँ, उसके बाद तो पता था, अब उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि काफ़ी ईज़ी एग्ज़ाम आता है, मतलब थोड़ा गार्जियन का कितना रोल मायने रखता है? अ, आप वहाँ पे तैयारी करने में, जैसे हर लोग गार्जियन भेज देता है, उसके बाद फिर उनको एक जो वो चिंता। तो बताया ना हाँ, 20-30% तो मतलब रिलेटिव गार्जियन वगैरह का होता है। जैसे मेरे पेरेंट्स का काम था मुझे उठाना, मतलब किसी जैसे हॉस्टल में तो पहली बार गया था तो सारे काम सीखने पड़ते, तो वो बात मतलब उसमें गाइड करती थी हुँ। मम्मी कि हाँ, ऐसे कोई काम ऐसे होता है, तो घर के काम करने में मदद होता था। खुद खाना बनाते थे? नहीं, खाना नहीं, मतलब कपड़े अच्छा, वगैरह। कपड़ा ऐसा सब शुरुआत में सब काम वहाँ करना पड़ता था? हाँ, जैसे रूम अरेंज करना रूम वगैरह अरेंज उसमें करना। हेल्प किया हाँ, था। यहाँ तो गार्जियनशिप में थे, हाँ, अब अचानक वहाँ चले हाँ, गए। वहाँ तो अब तो नीट कर लिया, अब तो बढ़िया कॉलेज भी मिल जाएगा, है ना? उम्मीद करते हैं, हमको लगता है दिल्ली एम्स भी मिल जाएगा हम लोग। वही मिलेगा। हाँ, तो अब आगे क्या करना है? मतलब मैं ज़्यादा आगे का सोच के नहीं चलता हूँ, जो जब मतलब अभी जहाँ पे हूँ, बस उसी के आस-पास का सोचता हूँ। तो अभी बस यही सोचा है कि एम्स दिल्ली में जाऊँगा, उसके आगे तो मतलब प्रोफ़ेसर बताएँगे ना कि कैसा फ़ील्ड किस तरह से डाइवर्स करके कहाँ तक उसका स्कोप रहता है, तो उस टाइम डिसाइड करूँगा। मैंने एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ पे जो हाँ, जैसे बायो भी मैंने लास्ट में ही डिसाइड किया था कि बायो लेना है अच्छा, 10th के, तो वैसे ही उस टाइम पे उसी के बाद में डिसाइड करूँगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कि हम अभी से हाँ, तय कर लें कि हमको ये फील्ड में हाँ, फिर जाना है, वो इसका स्पेशलाइजेशन होना है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं। फिर वो नहीं मिलता है तो हाँ, बुरा लगता है। हाँ, तो वो माहौल के हिसाब से और पढ़ाई के हाँ, हिसाब से जो जैसा देखा हाँ, जाएगा, उस हिसाब से किया जाएगा। तो कुल मिला के अच्छा लग रहा होगा, अब जो बधाई-वधाई जो मिल रहा होगा। हाँ, मतलब बढ़िया तो लग रहा है। रिजल्ट जब पता चला तो पहले आप देखे थे? नहीं, पापा अच्छा, तो पापा आपको फ़ोन किए? पापा साथ में थे, तो अच्छा, पता था रिज़ल्ट क्या आएगा। हाँ, अच्छा, अच्छा। रैंक नहीं पता थी, बट ये पता था टॉप 5 में, टॉप 10 में आ जाएगा। हाँ, हाँ। तो मतलब क्योंकि ओएमआर और आंसर की आ जाती है, तो मतलब पता ही था। हाँ, तो हाँ। रिज़ल्ट देख के एक मतलब कन्फर्मेशन मिल जाता है तो कन्फर्मेशन अच्छा हो। लगता है। अच्छा, अच्छा, ओएमआर से आप लोग मिला चुके थे पहले ही? हाँ, अच्छा, तो उसमें लग रहा था कि हम लोग का ठीक-ठाक रहेगा। तो पता था 710 आएँगे, लेकिन रैंक नहीं पता रहती उससे। अच्छा, अच्छा। तो मम्मी-पापा पहले से पहुँचे हुए थे? हाँ, साथ में थे। अच्छा। हाँ, देखे मम्मी-पापा के साथ आप भी डांस कर रहे अरे थे। एक हाँ, वीडियो वायरल हुआ था। तो कुल मिला के आपसे बात करके अच्छा लगा, और हमको लगता है कि जो बच्चे तैयारी करने जाते हैं तो इनका जो इंटरव्यू है उनके लिए बड़ा उपयोगी होगा, चूँकि इन्होंने खुल के बात रखी है कि इसमें कोई ऐसा बनावटी बात नहीं है। इनका कहना है कि एक रेगुलर बेसिस पे तैयारी करना चाहिए और उसके बाद अपना परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।